हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान एमसीक्यूज़ के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, ये एपिसोड 3 भागों में होता है। भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। दूसरा, हर भाग के 10-10 एमसीक्यूज़ कराए जाते हैं जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तीसरा, हर प्रश्न के उत्तर की व्याख्या की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विज्ञान एमसीक्यूज़। आज का पहला भाग है भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स। पहला क्वेश्चन है, कथन मोशन पिक्चर में प्रति सेकंड प्राय 24 फ्रेम प्रोजेक्ट किए जाते हैं संपूर्ण फिल्म की अवधि में। कारण हमारी आँख के रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव केवल 1/10 सेकंड तक रहता है। ऑप्शन है, कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन गलत है परंतु कारण सही है। ऑप्शन डी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हमारी आँख के रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव केवल 1/10 सेकंड तक रहता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि हमारी आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनते हैं उसका प्रभाव कितनी देर तक रहता है। तो उसका सही जवाब होगा 1/10 सेकंड तक उसका प्रभाव हमारी आँख की रेटिना पर रहता है। तथा प्रति फ्रेम 1/24 सेकंड के बाद फ्रेम दृष्टिपटल पर आ जाता है। दूसरा है क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले 4 क्लास हो चुके हैं, 4 एपिसोड आ चुके हैं, इसलिए उसमें हर एक एपिसोड में 10-10 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसलिए आज के एपिसोड में जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो 41 से स्टार्ट है। कथन, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कारण आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी, कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्येक 1/24 सेकंड के बाद फ्रेम दृष्टिपटल पर आ जाता है। अतः दोनों फ्रेमों में सांत्य यानी कंटिन्यूटी बनी रहती है क्योंकि यह समय 0.1 सेकंड से कम है। तीसरा क्वेश्चन है, कथन है, यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। कारण प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक होता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश के एक अपेक्षाकृत विकृत माध्यम में परिवर्तित होता है। इसके ऑप्शन है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी, कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आपतित प्रकाश जब कांच की मणिका से बाहर आता है तो वह पूर्णतः आंतरिक परावर्तित हो जाता है। इससे वह मणिका चमक उठती है। चौथा सवाल है, संध्या के समय जब सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता है तो ऑप्शन ए, वह कुछ समय तक दिखाई देता रहता है क्योंकि पृथ्वी के समीप वायु की ऊपरी वायु से अधिक सघन होती है। ऑप्शन बी, वह दिखाई नहीं देता। ऑप्शन सी, यह कुछ समय तक दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी की वायु ऊपरी वायु से अपेक्षाकृत विरल होती है। ऑप्शन डी, वह विवर्तन के कारण दिखाई देता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अपवर्तन के कारण सूर्योदय वास्तविक समय से कुछ पूर्व और सूर्यास्त मतलब सूर्योदय मतलब सनराइज और सूर्यास्त मतलब सनसेट, सूर्यास्त वास्तविक समय के कुछ बाद होता है।
इस प्रकार अपवर्तन के कारण दिन की अवधि कुछ बढ़ जाती है। पांचवा सवाल है, किसी आवेशित कण द्वारा उत्सर्जित विकिरण को श्रेनकोव रेडिएशन यानी श्रेनकोव विकिरण कहते हैं जब कण की चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल ऑप्शन है से कम होती है, के बराबर होती है, से अधिक होती है या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन सी, किसी कण की चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक हो सकती है, परंतु आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार शून्य यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल c = 3 × 10⁸ ms-1 से अधिक नहीं हो सकती। छठा सवाल है, मान लीजिए पृथ्वी के पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2% है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा? नीला, नारंगी, पीला या पीला नारंगी? इसके जवाब है ऑप्शन सी, यानी नीला प्रकाश पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को पीले रंग का दिखाई देगा। सातवां सवाल है, 100 डेसिबल का शोर यानी नॉइज़ प्रबलता का स्तर संगत होगा। ऑप्शन ए, सुनाई भर देने वाली आवाज़ से, ऑप्शन बी, सामान्य वार्तालाप से, ऑप्शन सी, शोर शराबे वाली गली गलौज की आवाज़ से या ऑप्शन डी, यंत्र कारखाने के शोर से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई होती है। सुनाई भर देने वाली आवाज़ = 15 से 20 डेसिबल, सामान्य वार्तालाप 40 से 60 डेसिबल, शोर शराबे वाली गली 90 से 95 डेसिबल, यंत्र कारखाना 100 से 105 डेसिबल। आठवां सवाल, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, प्रकाश तरंगे, ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगे, ऑप्शन सी, सूक्ष्म तरंगे या ऑप्शन डी, रेडियो तरंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी, टीवी चैनल को चलाने के लिए गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये तरंगे प्रकाश, ध्वनि तथा सूक्ष्म तरंगों द्वारा प्रेषित नहीं की जा सकती है। रेडियो तरंगे गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति की तरंगों को प्रेषित कर सकती है। ये तरंगे दिशा के आधार पर चलती हैं, जिसके कारण ही रिमोट को टीवी के ऋजुवत रखना पड़ता है, यानी टीवी के जस्ट सामने ही रखना पड़ता है तभी वो रिमोट काम करता है। नौवां सवाल है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर आने नहीं देता है। इस गुण का कारण है इसका ऑप्शन ए, बहुत छोटा आकार, ऑप्शन बी, बहुत बड़ा आकार, ऑप्शन सी, बहुत उच्च घनत्व या ऑप्शन डी, बहुत अल्प घनत्व। इसका जवाब है ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन व्हीलर द्वारा किया गया था। ब्लैक होल अंतरिक्ष में अत्यधिक घनत्व का ऐसा पिंड होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। इसके गुरुत्वाबल के कारण प्रकाश भी इससे बाहर नहीं जा सकता। 10वां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। माध्यम है और दूसरे में ध्वनि की चाल है मीटर पर सेकंड। वायु 1213, हाइड्रोजन 405, भाप 100 डिग्री सेल्सियस 1269 या अल्कोहल 332। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वायु 332 मीटर पर सेकंड, हाइड्रोजन 1269 मीटर पर सेकंड, भाप 100 डिग्री सेल्सियस 405 मीटर पर सेकंड या अल्कोहल 1213 मीटर पर सेकंड। आज का दूसरा भाग है रसायन यानी केमिस्ट्री। इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी गंधक या ऑप्शन डी ग्रेफाइट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गंधक रवा क्रिस्टल नहीं है तथा हीरा, ग्रेफाइट एवं क्वार्ट्ज रवा क्रिस्टल है। दूसरा सवाल है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, का मुख्य आधार घटक ब्यूटेन यानी C4H10 है। द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आयरनोब्यूटेन गैस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है एवं घरों में यह रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। तीसरा सवाल है, शीरा यानी मोलासेस किसके उत्पादन के लिए अति उच्च कच्चा माल है, अति उत्तम कच्चा माल है। मोलासेस जो निकलता है, सिरका जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको शीरा ही बोलते हैं। ऑप्शन ए ग्लिसरीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी पैराफिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। शराब एक अल्कोहलीय पेय है, पेय मतलब लिक्विड है जिसको ड्रिंक बोलते हैं हम लोग, जो भिन्न भिन्न पदार्थों के किण्वन से बनाई जाती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। चौथा सवाल है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है यानी अलग अलग होती है, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए समदाविक, ऑप्शन बी समावयवी, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक या ऑप्शन डी समस्थानिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। एक ही तत्व के वे ही परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। पांचवा सवाल है, लहसुन यानी गार्लिक जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं खाने में, जिसको हम लहसुन बोलते हैं, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। ऑप्शन ए क्लोरोयौगिक, ऑप्शन बी फ्लोरोयौगिक, ऑप्शन सी सल्फर यौगिक या ऑप्शन डी ब्रोमोयौगिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण सल्फर यौगिक है। प्याज, अंडा, सरसों तेल आदि पदार्थों में भी सल्फर पाया जाता है। प्याज में कड़वाहट का कारण सल्फर के यौगिक की उपस्थिति है। छठा सवाल है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी सफ़ेद मूसली, ऑप्शन सी रतनजोत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। बायोडीजल बनाने में रतनजोत या जैट्रोफा वनस्पति का उपयोग किया जाता है। सातवां सवाल है, अणुशक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचानिए। ऑप्शन ए मोनेजाइट, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी बेरिलियम, ऑप्शन डी क्रोमियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्रोमियम का उपयोग इस्पात बनाने में होता है। लोहे में क्रोमियम के मिश्रण से इस्पात बनता है। मोनेजाइट, थोरियम और बेरिलियम अणुशक्ति से संबंधित खनिज है। आठवां सवाल है, निम्न में से उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी मैरिजुआना, ऑप्शन सी सिगरेट, ऑप्शन डी अफीम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैरिजुआना एक उत्तेजक पदार्थ है। नौवां सवाल है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बदल जाना या ट्रांसफ़र हो जाना या उसमें दूसरे रंगों में चेंज हो जाना। जब हम किसी प्रकाश को प्रिज्म से क्रॉस कराते हैं तो वो 7 रंगों में चेंज हो जाता है। ऑप्शन बी सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। ऑप्शन सी सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भगुल हो जाना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया अनुकर्मणीय होती है। अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है। 10वां सवाल है, निम्न में से कौन सा जैव अवकर्मणीय है? कर्मणीय नहीं है। ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी लैब अपमार्जक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जैव अवकर्मणीय उस पदार्थ को कहा जाता है जो जीवों द्वारा उत्पादित ना किया जा सके। रेशम, ऊन तथा लैब अपमार्जक जीव द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता। आज का तीसरा भाग है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। पहला सवाल है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मधुमक्खी पालन, जिसे एपीकल्चर बोलते हैं, सिल्क पैदा करने वाले कीड़ों को पालने तथा उनसे रेशम निकालने की विधि का अध्ययन। ऑप्शन बी, जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी, रोगों, उनके कारकों, लक्षणों और निदानों का अध्ययन। ऑप्शन सी, रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन। ऑप्शन डी, रेशम कीट पालन यानी सेरिकल्चर, मधुमक्खियों के पालन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन। ऑप्शन सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, कौन सा एपीकल्चर किसे कहते हैं, सेरिकल्चर क्या होता है, पैथोलॉजी क्या होता है, रेशम कीट पालन को क्या बोलते हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। इसका सही जवाब है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर, मक्खियों से संबंधित अध्ययन। ऑप्शन दूसरा है जीवाणु विज्ञान, जिसे बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, इसमें जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। रोग विज्ञान, जिसे पैथोलॉजी बोलते हैं, इसमें रोगों का अध्ययन किया जाता है। हम लोग आसपास देखते हुए जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम कोई भी टेस्ट कराने, ब्लड टेस्ट कराने या यूरिन टेस्ट या कोई और तरह का टेस्ट कराने पैथोलॉजी जाते हैं, जिसे रोग विज्ञान कहा जाता है। रेशम कीट, जिसे सेरिकल्चर बोलते हैं, रेशम पैदा करने वाले कीटों का अध्ययन। दूसरा सवाल है, मुर्गी पालन विज्ञान, जिसे पोल्ट्री साइंस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मुर्गी, हंस या बत्तख? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मुर्गी पालन विज्ञान यानी पोल्ट्री साइंस के अंतर्गत मुर्गी, हंस एवं बत्तख आदि के पालन पोषण तथा उनके सुधारों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तीसरा सवाल है, फॉरेंसिक विज्ञान यानी फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पहला है रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन दूसरा है अंगुलियों के चिन्ह यानी फिंगरप्रिंट्स। पहला ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2, इनमें से मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, फॉरेंसिक विज्ञान यानी फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत रुधिर वर्ग, जिसे ब्लड ग्रुप कहते हैं, उंगलियों के चिन्ह यानी फिंगरप्रिंट्स इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। चौथा सवाल है, यांत्रिकी आनुवांशिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, ऑप्शन बी शरीर के बाहर अंगों का अध्ययन, ऑप्शन सी रक्त से संबंधित यानी ब्लड से संबंधित, ऑप्शन डी जीवों के जीन एवं उनकी संरचना में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, यांत्रिकीय आनुवांशिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत जीवों के जीन एवं उनकी संरचना में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। पांचवा सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोलॉजी, जीवधारियों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन। जीव भूगोल यानी बायो जियोग्राफी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। सी है कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। मृदा विज्ञान यानी सॉइल साइंस, मृदा की बनावट, उसके प्रकार एवं उसके अन्य पहलुओं का अध्ययन। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। सूक्ष्म जीव विज्ञान में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव भूगोल में जीवधारियों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। कीट विज्ञान में कीट का अध्ययन किया जाता है और मृदा विज्ञान में मृदा की बनावट आदि का अध्ययन किया जाता है। छठा सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है विषाणु विज्ञान, जिसे वायरोलॉजी बोलते हैं, विषाणुओं का अध्ययन। कवक विज्ञान माइकोलॉजी, जिसे कवकों का अध्ययन बोलते हैं। शैवाल विज्ञान फाइसोलॉजी, जिसे शैवाल का अध्ययन, या फिर डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। इसका सही जवाब है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी विषाणु विज्ञान में विषाणुओं का अध्ययन, कवक विज्ञान में कवकों का अध्ययन, शैवाल विज्ञान में शैवालों का अध्ययन और डेंड्रोलॉजी विज्ञान में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। सातवां सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पुष्प विज्ञान यानी एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन।
फल विज्ञान पैमोलॉजी फलों का अध्ययन, मत्स्य विज्ञान इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। और ये जो पूछे जा रहे हैं कि ये पुष्प विज्ञान या पक्षी विज्ञान या फिर पैमोलॉजी एक कौन सा है, एक इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, इससे किसी न किसी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उसमें ज़रूर नोट कर लें। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ए का 1, बी का 2, सी का 3, मतलब डी का 4। जो भी ऑप्शन है वो सही है। पुष्प विज्ञान यानी एंथोलॉजी, जिसमें पुष्प का अध्ययन किया जाता है, फूलों का अध्ययन किया जाता है, फ्लावर्स का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है पक्षी विज्ञान यानी ऑर्निथोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। फल विज्ञान यानी पैमोलॉजी, फलों का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य विज्ञान यानी इक्थियोलॉजी, जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। 8वां सवाल है मोल्स्क विज्ञान यानी मेलासोलॉजी, मेलासोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मेलाकोलॉजी या फिर मेलासोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सीप, घोंगा या शंख? केवल 1, केवल 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है मोल्स्क विज्ञान यानी मेलाकोलॉजी के अंतर्गत मोल्स्क जंतुओं यानी सीप, घोंगा, शंख इत्यादि का अध्ययन, जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मनोजीव विज्ञान यानी साइकोबायोलॉजी, ब्रायोफाइटा का अध्ययन, पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग, जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन, शेष गुणज विज्ञान यानी फार्माकोलॉजी, संस्करण क्रॉसिंग द्वारा उन्नत किस्म के बीजों का अध्ययन, ब्रायोलॉजी दवाइयों से संबंधित अध्ययन तथा दवाइयाँ बनाने के तरीकों इत्यादि का अध्ययन। इसका सही जवाब है ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। मनोजीव विज्ञान जंतुओं की मानसिक स्थिति का अध्ययन, पादप प्रजनन मतलब संस्करण यानी क्रॉसिंग द्वारा उन्नत किस्म के बीजों के विकास का अध्ययन, भेष गुणज विज्ञान मतलब दवाइयों से संबंधित अध्ययन तथा दवाइयाँ बनाने के तरीकों का अध्ययन, ब्रायोलॉजी मतलब ब्रायोफाइटा का अध्ययन। 10वां सवाल है मैर्मेकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? चूहों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन, कुत्तों का अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैर्मेकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये था आज का क्लास। आप अपने सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं।